वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम डिस्कस करेंगे ई इनवाइसिंग इन जीएसटी, जिसे कि एप्लीकेबल किया जा चुका है 1 अक्टूबर 2020 से, और अब इसके दायरे को और ज्यादा बिजनेसेस के लिए बढ़ाया गया है 1 अप्रैल 2021 से। तो चलिए जीएसटी के इसी ई इनवाइसिंग सिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, और इस वीडियो को तैयार करने में हमें सहयोग दिया है क्लियर टैक्स ने। देखिए, जब हम अपने बिजनेस में किसी भी गुड्स को सेल करते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड और एविडेंस के लिए हम एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसे हम इनवाइस बोलते हैं, और इसी इनवाइस के बेस पे ही उस गुड्स और सर्विसेज की हमारी टैक्स कैलकुलेशन भी होती है और हम गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट भी कराते हैं। चाहे हमारा प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम था जिसमें हम वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज वगैरह की बात करते थे, या फिर जो हमारा करंट टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी है, तो इसमें भी हमारे टैक्स की कैलकुलेशन इनवाइस को लेके ही होती है। और अगर हम टैक्स एविजन की बात करें तो इसका भी डायरेक्टली कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे इनवाइस के साथ ही है। देखिए, जब हमारी कोई ट्रांजैक्शन होती है और उसका हम इनवाइस जनरेट करते हैं, तो नॉर्मली गवर्नमेंट को उस इनवाइस के बारे में तब पता चलता है जब हम अपनी टैक्स की जो रिलेटेड रिटर्न है वो फाइल करते हैं। और नॉर्मली जो आज गुड्स या सर्विसेज हमने प्रोवाइड की है उसकी रिटर्न हो सकता है 2-3 महीने बाद जाए, तो इन 2-3 महीनों में कई टाइप की मैनिपुलेशन पॉसिबल हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा कनेक्शन हमारी टैक्स एविजन का वो हमारे इनवाइस के साथ ही रहता है। और अगर हम इनवाइस की बात करें, जब से हमारा करंट टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, तब से इनवाइस इशू करने के सिस्टम को लेके गवर्नमेंट काफी ज्यादा कॉन्शियस होती चलेगी, और बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस, इसका फॉर्मेट भी कई बार हमारा चेंज हुआ स्पेसिफिक फॉर्मेट पे। आज की डेट में हम बनाते भी हैं अपने इनवाइसेस, और इसी दिशा में कि सो दैट गवर्नमेंट को रियल टाइम में हमारी उस ट्रांजेक्शन का पता चले। लगभग जीएसटी एप्लीकेबल होने के 1 साल के आसपास गवर्नमेंट ने ई वे बिल सिस्टम शुरू किया। लेकिन अगर हम ई वे बिल सिस्टम की बात करें तो ई वे बिल का मतलब था इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, यानी जब हम किसी इनवाइस को इशू करते थे वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे लाइव हो जाता था, उसकी इंफॉर्मेशन वहां चली जाती थी। लेकिन अगर ई वे बिल की बात करें तो ई वे बिल स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इनवाइस हमारे सिर्फ गुड्स की ट्रांजैक्शन को कवर करता था, और इसमें भी जो हमारी 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन है वही कवर होती थी। और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई नॉन मोटराइज व्हीकल यूज करते थे तो उस कंडीशन में भी हमारा ई वे बिल जनरेट नहीं होता था। तो ई वे बिल से हर टाइप की ट्रांजैक्शन कवर नहीं होती थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनवाइसिंग सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, फेक इनवाइसेस को रोकने के लिए, फेक आईटीसी को रोकने के लिए, और रियल टाइम इनवाइसेस की मॉनिटरिंग करने की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की 35th मीटिंग में एक और फैसला लिया गया कि ई वे बिल के साथ साथ, देखिए ई वे बिल चलेगा, ई वे बिल के साथ साथ रिमेनिंग हर टाइप की ट्रांजैक्शन को कवर करने के लिए एक और इनवाइसिंग सिस्टम ऐड किया गया है जिसे हम बोलते हैं ई इनवाइस सिस्टम। तो अब ई इनवाइस की अगर हम बात करें तो ये हर टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, लेकिन ई इनवाइस आने से जो हमारा ई वे बिल सिस्टम है, ई वे बिल बंद नहीं होगा, ई वे बिल भी चलता रहेगा। बेसिकली ई वे बिल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए है, और ई इनवाइस हमारी ट्रांजैक्शन की रियल टाइम कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग के लिए है। ई इनवाइस के मीनिंग की हम बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस है, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस की बात करते हैं तो ये इशूड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड, प्रोसेस्ड एंड स्टोर ऑटोमेटिकली होगा डिजिटल फॉर्म में, यानी कंप्यूटर में सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, वो भी गवर्नमेंट के पोर्टल में। देखिए, जो हमारा ई इनवाइस सिस्टम है, ई इनवाइसिंग है, इसका पोर्टल डिफरेंट है, ई वे बिल का पोर्टल डिफरेंट है। हालांकि सारे गवर्नमेंट पोर्टल है और जीएसटी पोर्टल अलग है। तो ये प्रोसेस क्या रहेगा, किन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ये बनाना है, ये पूरी बातें हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम ई इनवाइस के बेनिफिट की बात करें तो कुछ बेनिफिट इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं कि इससे जो फेक आईटीसी है वो रुकेगा, फेक इनवाइस बंद होंगे, टैक्स एविजन स्टॉप होगी, और जो हमारी एफिशिएंसी है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस की वो एनहांस होगी। ईज ऑफ कंप्लायंस है, देखिए गवर्नमेंट तो कहती है ईज ऑफ कंप्लायंस है, लेकिन हमारी नजर में शुरू में तो हमारा कंप्लायंस वर्क कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। लेकिन जब हम किसी इनवाइस को एक बार ऑन एयर कर देंगे तो वहीं से ऑटोमेटिकली जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती रहेगी कंप्यूटर टू कंप्यूटर, पोर्टल टू पोर्टल। तो इस वजह से हम ईज ऑफ कंप्लायंसेस की बात कर सकते हैं। और क्योंकि जब एक इनवाइस हमारे ई इनवाइस पोर्टल पे ऑन एयर हो जाएगा तो वो इंटरकनेक्टेड रहेगा
हमारे जीएसटी पोर्टल के साथ भी, ई वे बिल पोर्टल के साथ भी, तो वहीं से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी। यानी हर जगह हमें पूरी इंफॉर्मेशन दोबारा फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इनवाइस ऑन एयर हो गया, ऑन रिकॉर्ड हो गया, लाइव हो गया, तो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। इसी तरह चाहे हमारा जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 2 है, 2B है, उसमें ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन चली जाएगी। और अगर हम कहें कि इससे जो हमारा जो प्रोसेस है हमारे इनवाइसिंग की कंप्लीशन का, उसका प्रोसेस छोटा होगा, उसमें जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं वो कट जाएंगे। एंड सब्सटेंशियल रिडक्शन इन आईटीसी वेरिफिकेशन इशू, ये बात भी हम कर सकते हैं। तो कुछ ये बेनिफिट हैं। और अगर हम डिफरेंसेस की बात करें ई वे बिल और ई इनवाइसिंग में, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ई वे बिल 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन पे है, लेकिन अगर हमारा ई इनवाइस सिस्टम है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। खासतौर पे ई वे बिल जो है गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए है और ई इनवाइस सिस्टम ट्रांजैक्शन को लाइव करने के लिए है, हर इनवाइस को ऑन एयर करने के लिए है, अगर किसी बिजनेस में इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो ई इनवाइस के दायरे में आएंगी। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें, अगर हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट डिस्कस करते हैं, देखिए जो डॉक्यूमेंट है टैक्स इनवाइस जो हमारा है, और उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट नोट, ये ट्रांजैक्शन जो हैं, ये डॉक्यूमेंट जो हैं ई इनवाइस के लिए, ई इनवाइस इन ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है। यानी अगर हम किसी गुड्स या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करें तो उसका इनवाइस जब इशू होता है या फिर उससे रिलेटेड कोई डेबिट क्रेडिट नोट है, अगर कोई बिल ऑफ सप्लाई है, डिलीवरी चलाना है, उसके लिए ई इनवाइस नहीं बनेगा। और अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो सिर्फ एंड सिर्फ B2B ट्रांजैक्शन के लिए होगा। अगर B2C ट्रांजैक्शन है तो नॉर्मल उन टाइप की ट्रांजैक्शंस हमें ई इनवाइस में कवर नहीं करनी। B2G अगर गवर्नमेंट को हमने गुड सेल किया है तो वो ट्रांजैक्शन भी कवर होंगी और साथ में एक्सपोर्ट भी। और अब हम बात करते हैं कि 1 अक्टूबर से कौन कौन से बिजनेस, जो 1 अक्टूबर से कौन कौन से बिजनेस हैं जिनके ऊपर जो है ई इनवाइस इशू करना मैंडेटरी हुआ है, और 1 अप्रैल 2021 से कौन कौन से हैं। देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है 13/2020 का आया था 21 मार्च को, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 अक्टूबर से ई इनवाइसिंग कंपलसरी होगा उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनकी प्रीवियस ईयर्स में, जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, टर्नओवर अगर 100 करोड़ से ज्यादा है। बाद में से अमेंड किया गया नोटिफिकेशन नंबर 61 से 2020 का, जो कि 37/2020 को आया, और इसमें 100 जो करोड़ की टर्नओवर है उसे रिप्लेस किया गया 500 से, और इसे एप्लीकेबल कर दिया गया 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर यानी 20 से उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ई इनवाइस इशू करना कंपलसरी था जिनकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, अगर 500 करोड़ से ज्यादा है। बाद में फिर एक नोटिफिकेशन और आया, नोटिफिकेशन नंबर 88 2020 का, ये था 10/11/2020 को। इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 1 जनवरी 21 से जो हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 500 करोड़ वाले कवर थे, उसकी बजाय अगर अब किसी की टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो वो कवर हो जाएंगे। तो इससे यानी जो नंबर ऑफ हमारे टैक्स पेयर्स हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, वो इंक्रीज हो गए। पहले 500 करोड़ थी कट ऑफ लिमिट, फिर 100 होगी। लेकिन अब एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 5 2021 का, जो कि 8 मार्च का है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 1 अप्रैल 21 से ई इनवाइस उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी हो जाएगा जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, यानी जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। और अभी तो ये 50 करोड़ किया है, आने वाले टाइम में हो सकता है 10 करोड़, 5 करोड़ या फिर 1 करोड़ तक गवर्नमेंट इस लिमिट को ले आए। तो धीरे धीरे हर टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने यहाँ पे कवर करना है। तो क्वेश्चन आज ये नहीं है कि आपकी टर्नओवर 10 करोड़ है तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, तो हो सकता है आने वाले 2-3 महीनों में आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इसके दायरे में आ जाए। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या सिर्फ टर्नओवर ही एक पैरामीटर है कि अगर हमारी टर्नओवर एक्सीड करी इस लिमिट से तो हमें ई इनवाइस इशू करना कंपलसरी हो जाएगा? कुछ एक्सेप्शन भी हैं। देखिए ये कुछ टाइप के हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके लिए ई इनवाइसिंग इशू करना जरूरी नहीं है, यानी वो ई इनवाइस के लिए एलिजिबल नहीं है, ना उनके ऊपर, उनके लिए मैंडेटरी है। तो इसमें खास तौर पे बैंकिंग से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, एनबीएफसी हैं, वो आते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आती है, या कोई जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का काम करता है, या रजिस्टर्ड पर्सन जो सर्विसेज है उसमें डील करता है, या SCZ यूनिट है। तो इनको छोड़ दिया जाए। अगर किसी रिमेनिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड करती है पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, तो 1 अप्रैल 2021 से उसके लिए ई इनवाइस इशू करना
जरूरी है। और अब हम बात करते हैं ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को भेजनी है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, और जब हमारा इनवॉइस रजिस्टर हो जाएगा तो फिर उसकी अपीयरेंस कैसे रहेगी, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उस पर मेंशन रहेगी। देखिए, जैसे कि अभी हमने ई इनवॉइस के मीनिंग को डिस्कस किया था कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है, तो इस वजह से ये इनवॉइस इशूड भी, ट्रांसमिटेड भी, रिसीव्ड भी, प्रोसेस्ड भी, स्टोर्ड भी इलेक्ट्रॉनिकली वे में होगा ऑन ए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखिए, जब हम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की बात करते हैं, इसकी वजह यही है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है जो एक कंप्यूटर जनरेटेड होगा और जो इंफॉर्मेशन है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट होगी, यानी मशीन टू मशीन ये रीड किया जाएगा। जो इंफॉर्मेशन आपकी एक पोर्टल पे स्टोर होगी वहीं से वो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट होगी कंप्यूटर के जरिए दूसरे जितने भी पोर्टल है, दूसरे जितने भी सोर्सेज रहेंगे, यानी ये इनवॉइस कंप्यूटर टू कंप्यूटर रीड किया जाएगा। इसलिए इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे जाएगी। और अगर हम उस फॉर्मेट की बात करें तो उसमें कॉलम्स कुछ इस तरह से हैं। इसमें सबसे पहला कॉलम है बेसिक डिटेल का, जिसकी नेचर है मैंडेटरी ये रहेगा। इसमें टोटल 8 कॉलम होंगे, जिसमें से 6 मैंडेटरी होंगे, 2 ऑप्शनल होंगे। और मीनिंग डिटेल भी यहाँ पे हमने मेंशन की है। सीरियल नंबर 2 पे इनवॉइस पीरियड है जो कि ऑप्शनल है, इसमें 2 कॉलम होंगे, लेकिन अगर हम फिल करेंगे तो दोनों मैंडेटरी होंगे। सीरियल नंबर 3 पे ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर रेफरेंस है। सीरियल नंबर 3.1 पे प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट रेफरेंस है। सीरियल नंबर 3.2 पे रिसीप्ट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस है। सीरियल नंबर 4 पे सप्लायर इंफॉर्मेशन है, तो इसके आगे भी हमने जो टोटल कॉलम है मैंडेटरी और ऑप्शनल की डिटेल दी है। फिर सीरियल नंबर 5 पे बायर इंफॉर्मेशन है, 6 पे पे इंफॉर्मेशन है, 7 पे डिलीवरी इंफॉर्मेशन है, 7.1 पे डिस्पैच इंफॉर्मेशन है। एनेक्चर 1.1 की अगर हम बात करें, 7.2 पे शिप टू है, 8 पे आइटम डिटेल है, एंड उसके बाद इसमें भी ये सारे कॉलम यहाँ पे मेंशन है। 9 में डॉक्यूमेंट टोटल है, फिर 10 पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, 11 पे एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और 12 पे ई वे बिल की डिटेल है। कुल मिला के अगर हम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की बात करें, इसमें 133 कॉलम्स हैं, जिसमें से 45 मैंडेटरी हैं एंड 88 ऑप्शनल है। तो हम अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट और बिजनेस के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन जहां पे आएगी, जो हमारे लिए कंपलसरी है, वो हम फिलअप करेंगे। यानी अब हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो हमारे इनवॉइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे ही इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाएगी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो सबसे मेन अट्रैक्शन है, जो सबसे मेन पॉइंट है हमारे ई इनवॉइस का, वो है इसका IRN यानी इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि इस इनवॉइस की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी और ये एक 64 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा। अगर हम इस 64 डिजिट के IRN नंबर की बात करें तो ये कैसे जनरेट होगा, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन रहेगी, उसकी डिटेल कुछ ऐसे है। इसमें सबसे पहले सप्लायर का GST नंबर होगा, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर होगा, डॉक्यूमेंट टाइप की वो इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, और इनवॉइस नंबर यानी जो भी हमारा या इनवॉइस नंबर या डेबिट क्रेडिट नोट नंबर जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का नंबर है। यानी इस सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हुए कंप्यूटर इसे SHA 256 हैश पे कैलकुलेट करेगा, जो कि हमारा बेसिकली एक सिक्योर हैश अलॉगरिथम होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो एक नंबर जनरेट होगा 64 डिजिट का, और जब वो नंबर जनरेट होगा तो वो कुछ ऐसे अपीयर होगा। देखिए, ये एक IRN नंबर है जिसमें टोटल मिला के 64 डिजिट हैं। तो यानी हमारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ इस हमारा जो हमने इनवॉइस जनरेट करना है उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ये हमारा IRN नंबर यूज होगा, और यही हमारे ई इनवॉइस की सबसे मेन अट्रैक्शन है। फिर जब ये इंफॉर्मेशन हमारे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाएगी, देखिए अब क्वेश्चन आता है कि ये IRN नंबर कौन जनरेट करेगा। देखिए, जो डॉक्यूमेंट क्रिएटर होता है हमेशा ये नंबर जनरेट करने की लायबिलिटी भी उसी की रहेगी, तो हम अपने सॉफ्टवेयर यूज करते हुए ये सारा काम करेंगे। जब ये इंफॉर्मेशन हमारी रजिस्टर होगी तो रजिस्टर होने के बाद पोर्टल हमें इस सारी इंफॉर्मेशन को डिजिटली साइन करने के बाद इस पे एक QR कोड यानी क्विक रेफरेंस कोड में से कन्वर्ट करेगा, और वो QR कोड हम अपने इनवॉइस पे प्रिंट करेंगे। तो जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा, हमारे इनवॉइस की इंफॉर्मेशन पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएगी, और ई इनवॉइस जब जनरेट हो जाएगा, QR कोड हमें मिल जाएगा, तो इनवॉइस कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यानी ये हमारा एक फाइनल इनवॉइस है, इसे हम ई इनवॉइस कह सकते हैं। ये हमारा ई इनवॉइस है। और अब क्वेश्चन ये आता है
ई इनवाइस और साथ में IRN नंबर को जनरेट करने के लिए आज की डेट में हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी यूटिलिटी और साथ में कौन से प्लेटफॉर्म, कौन से सोर्स अवेलेबल हैं, चलिए इनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए कुल मिला के हमारे पास ये सारे मेथड हैं जिनके जरिए हम ई इनवाइस और साथ में IRN नंबर जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमारा जो इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पे हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को फिलअप करके ई इनवाइस और साथ में IRN नंबर को जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम अपने इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात करें तो ये पोर्टल कुछ इस तरह से है। यहाँ हम अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएंगे और अपने इनवाइस की जो डिटेल है उसमें फिलअप करके डायरेक्टली हम इस पोर्टल के जरिए ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं, IRN नंबर जनरेट कर सकते हैं और यहीं से हम इनवाइस प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए काम करते हैं तो ये एक लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग जॉब हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी होती है वो कहीं ना कहीं हमें दोबारा से हमारे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे फिलअप करनी पड़ती है। लेकिन आज की डेट में हमारे काम को आसान करने के लिए और भी बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ने वैसे हमें ऑफलाइन यूटिलिटी भी दी है जो कि एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी रहती हैं, उसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आज की डेट में सबसे ज्यादा चलन है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो APIs के जरिए अपने सॉफ्टवेयर हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटरकनेक्ट कर देते हैं और पोर्टल के पे इंफॉर्मेशन पहुंचाना हमारे लिए बेहद इजी और बेहद कन्वीनियंट हो जाता है। तो API भी हैं, GPS यानी गुड्स एंड सर्विसेज GST के जो सुविधा प्रोवाइडर हैं उनके जरिए भी हम ये ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। और साथ में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए तो ये पॉसिबल है ही है। और कुछ दिनों के बाद, अभी प्रेजेंटली ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मोबाइल ऐप के जरिए भी हम ई इनवाइस को जनरेट करने लगेंगे। तो कुल मिला के ये हमारे पास मेथड है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आज की डेट में रिकमेंडेड मेथड रहता है वो है APIs के जरिए। देखिए अगर हम API की बात करें तो बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जिन्होंने ये फैसिलिटी दी है। लेकिन अगर हम सबसे यूनिक और सबसे स्पेशल सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो हमारे पास क्लियरटेक्स है। तो इसके जरिए हम ई इनवाइस को बहुत अच्छे ढंग से जनरेट कर सकते हैं। अगर हम क्लियरटेक्स का कंपैरिजन हमारा जो इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसके साथ करें तो हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए ये कुछ बेनिफिट है। सबसे पहले हमारी बल्क प्रोसेसिंग वाया, जब हम API के जरिए अपने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कराते हैं तो यहाँ पे हम बल्क में हमारे जितने भी इनवाइस हैं उनके IRN और जो भी उनका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं पोर्टल पे। उसके बाद इसमें स्मार्ट वैलिडेशन है, एरर करेक्शन हम अपनी स्क्रीन पे कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज पे दी गई है। साथ में कस्टमाइज A4 टेम्पलेट प्रिंटिंग है। उसके बाद हमारा हिस्टोरिकल डाटा है। देखिए जब हम पोर्टल की बात करें तो वहां तकरीबन 48 आवर तक डाटा स्टोर रहता है। उसके बाद वो जो रिमेनिंग पोर्टल है डाटा उस पर ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन मेन पोर्टल से हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम अपने जो पिछले हमारे सारे प्रीवियस बिल्स हैं उनको लेटर स्टेज पे एक्सेस करना चाहें, उनकी डिटेल लेना चाहें तो यहाँ पे हमारी 8 ईयर तक स्टोर रहेगी। बाकी MIS और यहाँ पे डैशबोर्ड हमें मिलेगा। देखिए जब हम APIs के जरिए या जितने हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं उनके जरिए काम करने की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। और क्लियरटेक्स का तो जो सॉफ्टवेयर है बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है। आप इस सॉफ्टवेयर का एक बार खुद से डेमो लोगे तो आपको ये बात प्रॉपर समझ में आएगी। डेमो लेने के लिए देखिए ये हमारी क्लियरटेक्स की वेबसाइट है, यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कराना है, डेमो मिल जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, तो एक बार खुद से आप डेमो लेके देखिएगा। वैसे आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए भी ये काम कर सकते हो, दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए भी। देखिए जब हम क्लियरटेक्स के साथ भी डील करेंगे तो अगर हम टैली सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे। और जब हम इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे तो क्लियरटेक्स का ऑप्शन इसमें यहीं पे दिखाई देगा। यानी बिल्कुल हमें ऐसा फील नहीं होगा कि हम किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा और हमारा जो ई इनवाइस है वो इजीली जनरेट होगा और इसका जो डाटा है हम बहुत अच्छे ढंग से स्टोर कर पाएंगे। तो बहुत सारे हमारे पास मेथड हैं यहाँ अगर हम बात करें ई इनवाइस को जनरेट करने के लिए। लेकिन हमें ये सारा काम, अगर हमारी इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल से है तो उससे पहले हमें ये सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर हम 1 अप्रैल के बाद हमारी एलिजिबिलिटी अगर ई इनवाइस की है और ई इनवाइस इशू नहीं करते तो उस सिचुएशन में क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सेक्शन 48 सबसेक्शन 5 में
गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर हमारी लाइबिलिटी है ई इनवॉइस जनरेट करने की और ऐसा हम नहीं करते तो उस सिचुएशन में जो हमारा नॉर्मल इनवॉइस है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। वो ऐसा माना जाएगा कि हमने इनवॉइस इशू नहीं किया और बिना इनवॉइस इशू किए ही हमने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया है, जो अपने गुड्स या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड किया है। और ऐसा करने पे नॉन इशूइंग ऑफ इनवॉइस की जो हमारी पेनल्टी है सेक्शन 122 की, वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा कि हम ई इनवॉइस के लिए जो सेटिंग है वो टाइम रहते करें। और अगर हम बात करें तो हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट इस 50 करोड़ की लिमिट को रिड्यूस करे और ये अभी बहुत जल्दी हम 2-3 महीने में ही अगले इसको 5 करोड़ या 1 करोड़ देखेंगे। तो इसकी हमें तैयारी आज से ही करनी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारी ई इनवॉइस को लेके। इसके अलावा भी हमारी कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो फ्यूचर की हमारे उसके लिए। और अगर आप अकाउंटिंग और टैक्सेशन का प्रॉपर कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो onlinecca.com। और अगर आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्वारी है तो आप क्लियर टैक्स को विजिट कर सकते हो। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।